अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सलीम अब्बासी और आप देख रहे हैं शहजाद अब्बासी पॉडकास्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ जगजहती कैंप में, जो कि बलूचिस्तान के जो अवाम है उनकी तरफ से लगाया गया है। यहाँ पर जो इस कैंप को डील कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर महारंग बलोच और इसके साथ समी दीन बलोच। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं इन लोगों के मसाइल पे बात करने के लिए और सुनने के लिए कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या विज़न है, क्या व्यू है इनका, जो ये पहुँचाना चाहते हैं हमारे रियासत को। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समी दीन बलोच साहिबा। समी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे सवाल करें और आप उनके जवाब दें। सबसे पहले सियासत पे भी बात होगी, समाज पे बात होगी, चूँकि आप ख़ुद भी एक एक्टिविस्ट हैं, तो ये बताइएगा कि आपकी जो तालीम है, आपका जो बचपन है वो कैसे गुजरा? जी देखें, मेरी एक आम नॉर्मल सी ज़िंदगी थी जब मैं इस एक्टिविज़म से पीछे थी। जिस दिन मेरे घर में जबरी गुमशुदगी का लफ्ज़ नहीं आया था, जिस दिन मैं इस चीज़ से बेखबर थी कि किसी को उठाया जा सकता है, कोई गायब हो सकता है। मेरी एक आम नॉर्मल फैमिली की तरह मेरी भी एक फ़ैमिली थी, एक छोटा सा घर था, हम लोग उसमें हंसी खुशी रह रहे थे। मेरे वालिद एक सरकारी डॉक्टर थे, उनको दौरानी ड्यूटी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर से 28 जून 2009 को उनको जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। और उस दिन से आम ज़िंदगी, एक नॉर्मल ज़िंदगी क्या होती है, उसके बाद कभी हमारा जो है हमारे रूबरू नहीं हुई और हमें आज तक नहीं पता है मेरे वालिद कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं। उस वक़्त मेरी उम्र 10 साल थी और आज मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारिग एक तालिब इल्म हूँ। तो ये दौरान मैंने किस अज़ियत से या मेरे घर वालों ने किस तकलीफ़ से गुजारा है, मैं समझती हूँ कि ऐसे अल्फाज अभी तक ईजाद नहीं हुए हैं जिसमें मैं अपनी उस तकलीफ़ को, उस दर्द को बयान कर सकूँ, या मेरी वालदा या मेरी ग्रैंड मदर या मेरे सिबलिंग्स हम किस तरीके से उस तकलीफ़ से गुज़रे हैं। और जहाँ तक बात मेरी तालीम की है, तो मेरी ज़िंदगी के बेशतर दिन सड़कों पर गुज़रे हैं, एहतजाजी मुज़ाहिरों में, प्रेस क्लबों में, कभी पैदल मार्च करके इस्लामाबाद आना, कभी ट्रेन मार्च करके इस्लामाबाद आना, कभी डी चौक के सामने बैठना, कभी अपने इम्तहानात छोड़ के एहतजाज पे आना, कभी अपने क्लासेस छोड़ के एहतजाज पे आना। तो बड़ी मुश्किलों के साथ बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने वालिद की तलाश में सड़कों पर निकलें, फिर आप अपने घर को संभालें, घर में जो है अपनी वालदा को, घर के दीगर अफराद को संभालें, फिर इसके साथ साथ आप अपनी तालीम को जारी रखें। और इन सब में फिर जो एक थ्रेट होती है, आप उस थ्रेट को फेस करना और इन तमाम चीज़ों में जो है ख़ुद को इस तरह स्टेबल बनाना। जबरी गुमशुदगी एक ऐसा अमल है कि उसमें न सिर्फ किसी की ज़िंदगी जो है डिस्टर्ब हो सकती है, किसी की ज़िंदगी जो है तबाह बर्बाद हो सकती है, बल्कि उसका जो जहन है आप उसको जहनी मफलूज बना रहे होते हैं। तो आप अपने वालिद के लिए थाने में, कचहरी में, अदालतों में गई हैं? जी देखें, अभी तक मैंने कोई ऐसा जगह या कोई ऐसी जो है प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा है जहाँ पे मुझे लगा कि मेरे वालिद आ सकते हैं। इस मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई। कितनी सारी फैमिलीज़ हैं आप समझती हैं कि जो शुहदा की फैमिलीज़ हैं, या फिर जो डिसअपीयर्ड जो लोग हैं, एनफोर्स्ड जिनको, या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जिनकी हुई है, आपके ख्याल में बलूचिस्तान में कितने लोग हैं? हम अख्तर मेंगल साहब को सुनते हैं तो वो असम्बली में कहते हैं कि 5000 लोग हैं। तो आपके ख्याल में 5000 हैं, 50,000 हैं, या ज़्यादा फिगर है ये? देखिए, बलूचिस्तान एक ऐसा वसी इलाका है जहाँ पर अगर आप एक कोने में बैठें तो दूसरी कोने में आपको जो है घंटों लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। कोयटा से शायद अगर आपने आगे जाना है जहाँ, तो मेरे ख्याल में 250-300 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। बिल्कुल, आप मतलब 24 घंटे ट्रैवल कर लें तब आप दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो बलूचिस्तान बाकायदा तौर पर आज भी एक ऐसे दौर से वहाँ के लोग रह रहे हैं जहाँ पर आज भी ना इंटरनेट की सहूलियत मौजूद है, जहाँ पर ना नेटवर्क की सहूलियत मौजूद है, जहाँ पर ना तालीम, जो है बिजली, सड़कें, इस तरह की कोई सहूलियत वहाँ पर मौजूद नहीं है। वहाँ के लोग आज भी नहीं जानते हैं कि अगर हमारे किसी शख्स को उठाया गया है तो सबसे पहले कहाँ पर रुजू करना है, किसके पास जाना है। और इस सब में जो हमने आज तक एक चीज़ देखा है वो ये है कि सबसे ज़्यादा उन फैमिलीज़ को, जो इलाकाई लोग होते हैं, उनको थ्रेट करते हैं कि आप लोग जो है अपने लोगों के बारे में अगर जाके मीडिया के सामने बात करते हैं तो आपके बेटे को मार दिया जाएगा या शहीद किया जाएगा। यही वजह है कि बहुत से फैमिलीज़ आज तक वो नहीं आए हैं, अपने केसेस उन्होंने रजिस्टर नहीं करवाए हैं। चूँकि मैंने जिक्र किया कि बलूचिस्तान एक बहुत वसी इलाका है, एक सूबा है, तो वहाँ पर ये कलेक्ट करना, ये इस चीज़ को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है कि पूरे सूबे में कितने लोग मिसिंग हैं। हमने दूसरे कैंप का दौरा किया तो उनका ये कहना था कि मिसिंग पर्सनस का जो इशू है ये जनमन तो है,
لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سی مسنگ پرسنز بلوچستان سے باہر نکل کر کہیں ہو سکتا ہے کہ افغانستان چلے گئے ہوں یا کسی اور جگہ چلے گئے ہوں، تو دے آر ڈسپیئرڈ. لیکن یہ کہ وہ ڈسپیئرڈ اس طرح سے نہیں ہے، وہ خود چلے گئے ہیں، ایسا بھی ہے یا ایسے ہی دوسری طرف سے آ رہا ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو علیحدگی پسند تنظیموں میں شامل ہیں، لیکن آپ ان میں سے کسی کی ایک بیٹی کو، بہن کو آپ سڑکوں پر لائیں، ان کی تو بہنیں بیٹیاں، ان کو تو آپ نے آج تک سڑکوں پر نہیں دیکھا ہے. پھر ہمیں کیا جو ہے تکلیف ہے کہ ہم اپنے گھروں کو، ہم اپنے تعلیم کو، یہ بوڑھی مائیں، یہ بہنیں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک تصویر لے کے یہاں پر اس سڑک پہ آئے ہیں. کیوں؟ یہ جو آنسو نکلتے ہیں، یہ چیخ نکلتی ہے، یہ جو تکلیف نکلتی ہے، یہ کیا اس کو کون سی ایک پروپیگنڈا ہے؟ کون سا بڑا جو ہے آپ کسی کو اماؤنٹ دے رہے ہیں؟ چاہے آپ اس پر دنیا کی کسی بھی بڑے بڑے خزانے کسی کو دے دیں، لیکن جو تکلیف، جو آنسو ان کے آنکھوں سے نکلتے ہیں وہ کسی کا مول نہیں ہو سکتا. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کے لوگ غائب ہیں تو کوئی بھی جو ہے ایک جو ہے گنہگار شخص، جو بھی جس کا جتنا بھی بڑا کوئی کلیجہ ہو، تب بھی وہ اپنے گھر والوں کو تو بتائے گا. کس شخص کو اتنی جو ہے اپنی زندگی پیاری ہے کہ سڑکوں پر اس کی ماں آنسو بہا رہی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نہیں بتائے گا کہ میں کہاں پر ہوں، کس حال میں ہوں. اور باقاعدہ ہمیں اپنے لوگوں کے حوالے سے شواہد ملے ہیں کہ وہ ریاست کے زندانوں میں قید ہیں. وہ باقاعدہ ایسے کئی لوگ نکلتے ہیں وہاں سے، ہمیں یہ معلومات دیتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہے اس جو ہے زندانوں میں، وہاں کے ٹارچر سیلز میں بند. تو آپ کے اس ساری بات سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی ایسا گناہگار شخص ہے تو اس کو عدالت میں سزا دی جائے، اس کو پروڈیوس کی جائے، اور ایسا کوئی بھی شخص ہو جو کہ گناہگار ہے اس کو یہ کیمپ یعنی ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور سمیع الدین بلوچ سپورٹ نہیں کرتے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک حکومت سے آپ کے جو مذاکرات ہیں وہ پچھلے سال بھی ہوئے، جس میں رانا ثناء اللہ تھے اور ان کے ساتھی تھے. اس سال بھی کچھ لوگ آئے، بالکل سٹارٹ میں جب آپ نے دھرنا سٹارٹ کیا اس میں فواد صاحب آئے اور باقی 3-4 لوگ آئے، آئی جی صاحب بھی آئے. تو اس وقت سے ابھی تک اس پوری سلاٹ میں کوئی اس کا سلوشن نکلا؟ کچھ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ ڈیمانڈز کو مانیں گے، کوئی چارٹر آف ڈیمانڈ بنا کچھ؟ جی دیکھیں، چارٹر آف ڈیمانڈ ہمارا تھا، ہم نے اس کمیٹی کو دے دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کی طرف سے جا کے اس پر بات کریں گے اور آگے آپ لوگوں سے بات چیت کریں گے. لیکن پھر ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، 2000 ہم جو ہے پی پی کی حکومت میں آئے ہیں، ہم سے اسی طرح کے جھوٹے یقین دہانیاں، اسی طریقے کی جھوٹی مذاکراتیں ہوئی ہیں. نواز شریف کی حکومت میں ہوئی ہیں، عمران خان کی حکومت میں ہوئی ہیں، جو شہباز شریف کی حکومت میں ہوئی ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو پہلی دفعہ یہاں پر نہیں آئے. ہاں، ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم 20 دفعہ یہاں سے جو ہے مایوس لوٹائے گئے ہیں، ہم دوبارہ واپس آئے ہیں. دیکھیں یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. آبویسلی کسی کا پیارا اگر گھر میں نہیں ہوتا، اگر وہ 5 دن کے لیے نہ ہو تو کتنا بڑا مسئلہ قیامت ہوتی ہے. 5 دن تو میں 25 سال، سمجھتی ہوں 50 بہت سال، بڑی 30 بات ہے. سال. اگر آپ لوگوں کے گھر سے کوئی ایک 24 گھنٹے کے لیے غائب ہو تو اس کے ماں بہنوں کی کیا حالت ہوگی، آپ لوگ خود سوچ لیں. کبھی آپ لوگوں میں سے اگر آپ لوگ دل رکھنے والے لوگ ہیں، کبھی جا کے اپنی ماؤں اور بہنوں سے آپ چونکہ بلوچستان سے ہیں تو آپ یہاں پنجاب میں آئے ہوئے ہیں. اسلام آباد بھی کائنڈ آف پنجاب کا ایک حصہ ہے. تو پنجاب کے لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا آپ کے اس کاز کے اوپر کہ ہاں آپ کو آپ کے پیارے ملنے چاہیے؟ جی دیکھیں، مسنگ پرسنس کا معاملہ یا قتل و غارت بلوچستان میں ہونے والے ایکسٹرا جوڈیشلی کلنگز ہے، کوئی بھی جو ہے انسانیت دوست شخص ہے وہ ہمیشہ اس چیز کو جو ہے ہم کنڈیم کرتی ہے. اور ہم جیسے لوگ جب اس کے خلاف نکلتے ہیں تو وہ ہمیں سپورٹ، ان کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے. باقاعدہ پنجاب کے لوگوں، نہ صرف پنجاب کے لوگوں میں، یہاں پہ جتنی بھی اقوام ہیں، چاہے پشتون ہوں، سندھی ہوں، کشمیری لوگ ہوں، ہزارہ، ان سب کی طرف سے ہمیں بھرپور سپورٹ ملی ہے. اور اس چیز نے ہمیں مزید جو ہے حوصلہ افزائی ہماری کی ہے کہ ہمارا معاملہ ایک جینوئن معاملہ ہے، اس پہ ریاست کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. یہ مائیں اور بہنیں آئے ہیں بجائے ان پہ کہ ان کو کسی کا جو ہے ایجنڈے کے کہنے پر آنے والے، بجائے اس پر کہ ان پر الزام تراشی کے. اب ان کی بات سنیں، آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یہ لوگ تو اتنے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے پیاروں کو مارا ہے تو کم از کم ہمیں ان کی قبر دے دیں. آپ لوگوں نے اگر ان کو مارا ہے، کم از کم ہمیں ان کا ایک کچھ تو ہمیں ملے جس کی وجہ سے ہمیں چین آئے، جس کی وجہ سے ہمیں سکون آئے. ہم تو نہ خود کو جینے والوں میں شمار کرتے ہیں، نہ مرنے والوں میں شمار کرتے ہیں. ہم صرف اس اذیت سے نکلنا چاہ رہے ہیں. ہم ان کی زندگی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری زندگیاں لوٹا دی جائیں جو ہمارے لوگوں کو غائب کرنے کے بعد ہم سب کی زندگیاں غائب کی گئی ہیں. اچھا، جو اختیارات کا منبع ہے وہ تو آپ
उस पे खुल के बात करते हैं कि वो किसके पास है। तो अभी अदालतों से कोई एक तो ये बताइए कोई तवक्का है, चूँकि कल का जो स्टेटमेंट है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि वो लोग जो कि डिसअपीयर करते हैं लोगों को, हम उनकी फैमिलीज़ को या उन लोगों को पकड़ें और फिर उनको काफिर किरदार तक पहुँचाएँ या उनको फिर हम ज़िंदान में डालें, तो फिर शायद उनको समझ आएगी। तो उनके इस बयान से कोई तक़वियत मिली है आपके इस कॉज को? देखें, जो मिसिंग करने वाले भी लोग हैं उनकी भी माएँ और बहनें हैं, और हम खुद बहनें, बेटियां, माएँ जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, हमने तो आज तक उनको भी ये बद्दुआएं नहीं दी हैं कि जिन्होंने हमारे लोगों को गायब किया है। हम चाहते हैं कि दुनिया का कोई इंसान जो दिल रखने वाला इंसान है, जिसको एहसास होती है दर्द और तकलीफ़ की, वो इस कर्ब से ना गुज़रे जिस कर्ब से हम गुज़र रहे हैं। अच्छा, और हम तो जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि जबरी गुमशुदगियों का ख़ात्मा हो, बजाय इसके कि इस पे और लोग गायब हों, क्योंकि हम उन माँओं और बहनों को उस अज़ियत से हम रोज़ाना उनको तड़पते हुए देखते हैं। चूँकि अभी हम आपका मौक़िफ़ सुन रहे हैं, तो उसमें ये बताना भी ज़रूरी है कि ये जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं दुनिया भर में होती हैं। ऐसे नहीं है कि अमेरिका में या बाकी जगहों पे नहीं होती है, हर जगह पे होती हैं। फॉर अ टाइम बीइंग या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में लोग ये देखते हैं कि अगर स्टेट के ख़िलाफ़ कोई जा रहा है तो वो उसको डिसअपीयर करते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि यार हो सकता है कि हम इनको बाहर लेके आएँ या मुकदमा चलाएँ अदालत में, लोग सड़कों पे आ जाएँ, इसलिए अच्छा है कि हम इनको डिसअपीयर कर लें। तो इसको कैसे आप काउंटर नैरेटिव करेंगी इसको कि अगर वो इस तरह से उनको डिसअपीयर कर लें, हो सकता है बाहर लोग फिर सड़कों पे आ जाएँ? जी देखें, इस जो है मौक़िफ़ के साथ तो इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पे फिर रूल ऑफ लॉ को ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पर अदालतों की कोई हैसियत नहीं है, यहाँ पर आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं है, यहाँ पर जमहूरियत की कोई हैसियत ही नहीं है। फिर ये लोग मिलिट्री कोर्ट्स यहाँ पे बना दें और हमारे लोगों को फिर वो डिसअपीयर करेंगे, उनकी लाशें हमें देंगे, कोई बात नहीं है हमारे लिए। लेकिन वो मुल्क जो बार बार ये दावा करती है इस्लामी रियासत होने की, जमहूरी रियासत होने की, वहाँ पर अगर इस तरह के वाक़यात होंगे, वहाँ पर जहाँ पर जो है एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत की कत्ल, जैसे इस तरह के जो है मुसलमानों के हवाले से इस तरह की आयतें भी सामने आए हैं, उसी मुसलमान रियासत में जब इस तरह के वाक़यात होंगे तो फिर हम दीगर अक़वाम तो हमसे ज़्यादा मुअज़्ज़ब हैं। वहाँ पर तो कम से कम रूल ऑफ लॉ, वहाँ पर अगर डिसअपीयरेंसेस होते हैं तो एक हद तक होती है। इस तरीके से नहीं कि आप उनके जो है ख़वातीन और बच्चों को साल 20 सालों तक लोगों को नहीं पता है। मेरी वालिदा 15 सालों से उनको ये तक नहीं पता है उनका स्टेटस क्या है। हम जब यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हमसे पूछा जाता है कि आपके अब्बू कहाँ हैं, हमें समझ नहीं होता। हम उनको डेड कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनकी वापसी के लिए उम्मीदवार हैं। तो हम किस तरीके से इस चीज़ को बयान कर सकें? हमें एक सूली पे लटकाया गया है, जहाँ पर हम ना जो है मरना चाहते हैं, हमें मार भी नहीं देते, और हम जिंदा रहना चाहते हैं, हमें जिंदा भी रहने नहीं देते। अच्छा, कल की स्टेटमेंट है रईसानी साहब की, जो कहते थे कि भाई डिग्री होती है, लेकिन उन्होंने कल एक दबंग बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि वो लोग जो कि इस्लामाबाद में बैठे हुए जो बलूचिस्तान का जो धरना के जो लोग हैं यकजहती वाले, उस कैंप के मकसद को जो सबूताज करना चाहते हैं, वो लोग इस मुल्क के साथ नहीं हैं। इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेंगी? जी देखिए, मैं रईसानी साहब का मशकूर हूँ, और मैं समझती हूँ कि जो लोग बलूचिस्तान में रहे हैं, जो लोग बलूचिस्तान के हालात से वाकिफ़ हैं, वो वहाँ पर सब लोगों को जानते हैं कि किसके क्या करतूत रहे हैं, और किसने जो है माजी में क्या क्या किया है, या अब उनके जो इरादे हैं वो क्या हैं। और जहाँ तक हमारे सामने बैठे जो कैंप लगाए हुए शोहदा के लवाकिन हैं, हमें उनसे जो है कोई ऐसी वो नहीं है। कोई भी अगर एहतजाज के जो है नीयत से, इरादे से यहाँ पे आके इंसाफ मांगता है, तो हर एक शहरी को हक है वो बिल्कुल यहाँ पर वैसे आज ठीक है, मैंने आज जमाल रईसानी साहब से बात की है, और मैंने उनसे कहा कि आप लोग अपने शोहदा फोरम पे बैठे हैं, वो लोग अपने प्यारों के लिए बैठे हुए जो कि गायब हैं और वो उनके सामने नहीं हैं, तो आप उनकी मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा हम उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए हैं, बस ये है कि हमें हमारे शुहदा का वो किया जाए। तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि नहीं, आपके शुहदा का मसला भी स्टेट ने हल करना है, उनके जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं उनका मसला भी स्टेट ने हल करना है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप कब तक यहाँ बैठे हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी गवर्नमेंट से अभी मुतालबात उस तरह से मंजूर नहीं हुए
اور آپ کی بات چیت چل بھی رہی ہوگی کہیں نہ کہیں کسی فورم کے اوپر، لوگ آتے ہیں آپ کی دادرسی کے لیے بھی آتے ہیں، آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے عرصے میں یہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں مزید؟ آگے چونکہ رمضان بھی آ رہا ہے اور سردی کی شدت بھی بڑھ رہی ہے، تو کب تک آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیے اس چیز کا فیصلہ ہم جتنے مسنگ پرسنس کے فیملیز ہیں ہم سب نے مشترکہ کرنا ہے کہ ہم نے کب اٹھنا ہے، اور اس وقت یہاں پہ جتنی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سب سے ہم نے کہا ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے، تو ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ہمیں یہاں سے ایک جو ہے اسٹرانگ ایک جو ہے ایک یقین دہانی نہیں ملتی ہے، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ تو جس دن ہمارا ان تمام سب کا جو جتنے فیملیز ہیں ان سب کا مشترکہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے یہاں سے اٹھنا ہے، ہم اٹھیں گے، اور جو ہے اسی چیز کے لیے ہم ویٹ کریں۔ باقی جہاں تک سردی کی بات ہے، جہاں تک رمضان کی بات ہے، یہ شاید ان لوگوں کے لیے مشکل ہوں گی جنہوں نے دکھ نہیں دیکھا ہے، تکلیف نہیں دیکھا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو یہاں پر مائیں پوری رات کو روتی ہیں، آنسویں پوچھتی ہیں، دن کو جو ہے بچے یہاں پر جس طریقے سے اپنے سینہ جو ہے پکڑ کے وہ کھول کے وہ روتی ہیں، تو اس طریقے سے ہم نے وہ کرب دیکھے ہیں جو یہ سردی، یہ گرمی، یہ سڑکوں پر آ کر بیٹھنا اس چیز سے بہت اوپر کی ہے۔ تو یہ ان تمام ماؤں سے پوچھیں، یہ جو ہے ایک 80 سالہ ایک جو ہے عورت ہے، ان کا بیٹا غائب ہے، ابھی آپ ان سے پوچھیں یہ بھی کہیں گے کہ میں واپس نہیں جانا چاہوں گی جب تک مجھے کوئی کلو نہیں دیا گیا ہے اپنے کسی پیارے میں۔ ایک بڑے جنون ایک کویسچن ہے کہ ہم چونکہ یہاں پنجاب میں اسلام آباد میں رہتے ہیں اور آئی ایم 40 ایئرز اولڈ، میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے سنا کہ جو ہمارے سینٹرل ایریاز ہیں پاکستان کے، وہاں دیکھتے ہیں کہ چونکہ ایجوکیشن ہے وہاں ایشوز کم ہیں، لیکن وہ ایریا جو تھوڑے ریموٹ ہیں جیسے بلوچستان ہے یا کے پی ہے یا سندھ کا انٹرنل سندھ ہے، وہاں پر سردارانہ نظام ہے، وہاں یہ سسٹم زیادہ ہے اس طرح کا، حالانکہ یہ سسٹم یہاں بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کے سرداران ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، عبدالرب کھیتران ہے، لشکر عیسانی ہے، اختر مینگل صاحب ہیں، یہ بڑے بڑے سردار ہیں قبیلوں کے جو پورے ایک سسٹم بنا سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے پورا ایک زراعت کا میکانزم بنا سکتے ہیں، لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، تو یہ سردار کیوں نہیں توجہ دیتے اپنے ان بلوچی بھائیوں پہ، ماؤں پہ، بہنوں پہ، بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں کھل کے کام کرتے، آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، 5 سال کے اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، وہ 5 سال کے راگ الاپتے ہیں، اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ختم، پھر وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ جی دیکھیں، یہ وہ لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ اس بات کا جواب تو وہ لوگ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات میں کہوں گی کہ حکومت کی کرسی پر جس کسی نے بیٹھنا ہے تو اس کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کو اپنے منہ پہ ٹیپ لگانا پڑے گا، اس کو صحیح اور غلط کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنا ہوگا، اور یہی وہ شرائط ہیں کہ جب وہ حکومت پر آ جاتے ہیں تو ان کو بہت سارے بلوچستان کے لوگ، ان کے مسائل نظر نہیں آتے، اور جب وہ اپوزیشن پر جاتے ہیں تو اس دوران ان کو اس طریقے کے مسائل نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بلوچ عوام اسلام آباد میں آئی ہے۔ اگر ان کی طرف سے ان فیملیز کی کوئی داد رسی ہوتی، وہ لوگ اگر ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے ہوتے تو آج ہم یہاں پر نہیں ہوتے۔ آج ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں، اسلام آباد کی سڑکوں پر آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری داد رسی کے لیے وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ وہاں کے، ہم نے وہ تمام جگہیں، وہاں ان تمام لوگوں کو دیکھا ہے، ان کو آزمایا ہے، اب مجبوراً ہمارے پاس آخری راستہ یہاں کا نکلا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ جو آپ کو اس چیز کا تو شرح صدر ہے، آئیڈیا ہوگا کہ جب تک ہم کسی فورم پہ بات نہیں کرتے تو ہماری بات توانا نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں سے ایک بڑا فورم پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، جیسے اگر آپ جو طاقت کی ایوان ہے وہ ایوان ہے، وہ اسمبلی ہے، وہ سینٹ ہے، تو آپ لوگ سماج میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں الیکشن لڑ کر ان سرداروں کے سامنے، چونکہ آپ کے سامنے اس مسنگ پرسنز کے علاوہ کے لیے کے حق میں پورا بلوچستان آپ کے پیچھے کھڑا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ الیکشن لڑ کے کیوں نہیں ان لوگوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے اور بڑے کاز کے لیے ایک بڑا کام کیوں نہیں کر رہے، کیوں نہیں الیکشن کی طرف آتے؟ دیکھیں، آپ الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اس وقت صرف اور صرف اپنے گمشدہ پیاروں کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان کی اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس دوران ہم کس طریقے سے کے تھریٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں، کس طریقے کے رکاوٹوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، ہمیں تھریٹس ملتے ہیں، میرا اپنا جو ذاتی گھر ہے وہ بھی وہاں کے ریاستی اہلکاروں کے قبضے میں ہے، میں اپنے گھر میں نہیں جا سکتی، کس طریقے سے ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہماری ایون تصویریں بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ تو اگر ہم صرف اور صرف اس ملک
मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक अपने प्यारों की ज़िंदगियाँ मांग रहे हैं, उसके अवज़ हमें इस तरीके की जो है नुकसानात, इस तरीके की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अगर यही लोग जब आएँ इलेक्शन की, पहली बात ये है कि उनको उस सीढ़ी तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता है जहाँ पर वो लोग आएँ और इस पर बात करें, और जो लोग आके जो है जेन्युइन इश्यूज़ पर बात करते हैं तो उनके लिए वो सीट्स ही नहीं होते हैं। तो ये पाकिस्तान के जैसे मुल्क में ये कहना कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी किसी सीट पर आके, मैं अपने मजलूम लोगों के लिए इंसाफ का मुतालबा करूंगी, मैं उनकी जंग लड़ूंगी, तो ये बहुत पुरानी बातें होंगी। आजकल के पाकिस्तान के निज़ाम में ये वही लोग आते हैं जो अपने मुंह में सिर्फ टेप लगा सकते हैं और अपने कानों को बंद कर सकते हैं, वो लोग नहीं यहाँ पे आ सकते। अगर कोई यहाँ पे आएगी, बात करने की कोशिश करेगी, तो उसका वही हालत होगी जो आज इमरान खान की हालत है जेल में। अच्छा, आज आपका 50वां दिन है मेरे ख्याल में यहाँ पे आपके कैंप का जी। और ज़ाहिर बात है सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से यहाँ गुजारा कर रहे हैं आप लोग? हमने वो वाला कैंप विज़िट किया, वहाँ कंबल भी हैं, क्विल्ट्स हैं, वहाँ हीटर्स हैं, वहाँ तमाम तर आसाइशें सहूलियात हैं उन लोगों के पास। हो सकता है उन्हें डोनेशन करके वो सारा काम चला रहे हों। आप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर? आप कोई खाना कैसे खा रहे हैं? वॉशरूम की ज़रूरियात हैं वो कैसे पूरी हो रही हैं? लोगों के और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, फिर जनरली आपका मेडिकल के मसाइल हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे लेके चल रहे हैं आप लोग? देखें, ये उन लोगों के लिए शायद ये किताबी बातें होंगी कि जब आपके हौसले पुरअज़्म हों और आपके पास हिम्मत हो, अब फिर जो है कोई तकलीफ़, कोई मुश्किल आपके राह में रुकावट नहीं बना सकती। तो यही वजह है, हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख रहे हैं, हम इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, और आप ख़ुद यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कंबल नहीं है, यहाँ पर सर्दी से बचने की सहूलियत नहीं है, यहाँ पे सेहत के हवाले से यहाँ पे सहूलियत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये लोग बैठे हैं। एक ही चीज़ है जिसने हमें मुश्तरका यहाँ पे बिठाया है, जिसने हमें हिम्मत दी है, हौसला दी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्यारों की आज़ादी की जंग है। वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है, जिस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हम जो है दहाइयों से लड़ रहे हैं। ये वही नाइंसाफ़ी है, ये वही जुल्म जबर है, रियासती जबर है, जिसने आज हमें इकट्ठा किया है और आज हमें इतनी हिम्मत, इतना हौसला दिया है कि आज हम इस सर्दी में भी, जहाँ पर लोग अपने घरों की खिड़कियाँ तक नहीं खोलते हैं, हम उस सर्दी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अभी तक ये माएँ पुरअज़्म हैं, अभी तक ये बहनें जो है बाहिम्मत हैं और वो यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। तो इसका ये मकसद है कि हमारे पास जो तकलीफ़ है, वो जो दर्द, हम जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं, वो गैर मामूली है, और वो ही हमारी इस सेटिंग के ऊपर इस बात को साबित कर रही है कि हमारी दर्द, हमारी तकलीफ़ कितनी अजीम है। तो ये जो आपके प्यारे हैं, ये अगर आपको हुकूमत लौटा दे, चूँकि आप कहते हैं कि ये हुकूमत नहीं उठाए हैं, रियासत ने उठाए हैं, अगर वो आपको लौटा देते हैं और आपको बता देते हैं कि ये आपके प्यारे हैं, तो उसके बाद बलूचिस्तान में अमन कायम हो सकता है, या एक बड़े नैरेटिव की ज़रूरत है बलूचिस्तान के अंदर, एक बड़े बयानी की ज़रूरत है जिसकी सूरत में बलूचिस्तान में अमन कायम हो सकता है? देखें, ये इस बात का फ़ैसला तो इस मुल्क की अदलिया और ये रियासत ही तय कर सकती है कि बलूचिस्तान में किस तरीके से वहाँ पे अमन कायम हो सकती है। जहाँ तक आज पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला जबरी गुमशुदगियों का मसला है, अगर ये मसला हल होगा तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे इश्यूज़ इस वक्त जो हुकूमत को फ़ेस करने पड़ रहे हैं, इस रियासत को फ़ेस करने पड़ रहे हैं, वो इन मसाइल से निकलेगी। जब आप अपने लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, तब जो है आप उनका एतमाद नहीं बहाल कर सकते, और जब तक लोगों का एतमाद एक रियासत पर से नहीं होगा, वो रियासत कभी मजबूत या कायम नहीं हो सकती। तो इसके लिए सबसे बुनियादी ईंट आपकी जो है यहाँ इंसाफ के इदारे हैं, और इंसाफ के इदारों को, यहाँ की अदलिया को सिर्फ यहाँ के मकबरे नहीं बनने चाहिए, बल्कि इंसाफ फराहम करना है, लोगों को इंसाफ देना है, तब जाके एक एतमाद क्रिएट होगा, और उसी एतमाद के तवस्सुत से आप शायद इस मुल्क में बहुत सारे मसाइल हल कर सकें। बस इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस पहले सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। ये बताइए कि चूँकि आपकी भी एक एज है और आपने एक तारीख़ भी देखी है बलूचिस्तान की, पढ़ी होगी, सुना होगा, तो ये बताइए कि आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जो कि जमहूरी गवर्नमेंट्स आई हैं स्पेक्ट्रम में, तो उसमें कौन सी हुकूमत बलूचिस्तान के लिए सही थी कि जिसने बलूचिस्तान के लोगों के लिए वाकई काम किया है? देखें, मैं ये गुज़िश्ता 5 हुकूमतों से जब तक मैंने आँख खोली है, मैं अपने वालिद की बाजियाबी के लिए सड़कों पर रही हूँ, और गुज़िश्ता 5 हुकूमतों में मैं किसी का इंतखाब नहीं कर सकती, क्योंकि जिस हुकूमत पर आपको इंसाफ ही नहीं मिल सकती, आपकी दाद रसी नहीं की जा सकती, आप जिस गम में है, जिस तकलीफ़ में है, वो हुक्मरान आके आपके सर पर जो है शफ़क़त का हाथ नहीं फेरते हैं, आप ये आप नहीं कह सकते कि वो कोई बेहतरीन हुक्मरान था।
और हमने हमेशा देखा जो भी हुकूमत यहाँ की कुर्सी पर बैठा है उसने जबरी गुमशुदगियों के मामले को नज़रअंदाज किया है। आज तक किसी भी हुकूमत ने जबरी गुमशुदगियों के मामले पर बात नहीं किया है। हमारा बेहतरीन रिलीफ, सबसे बड़ा रिलीफ हमारे प्यारों की बाजियाबी और उनकी ज़िंदगी है। जो हुकूमत यहाँ पे आएगी, जब लापता अफराद के मामले में किरदार अदा करेगी, वो हमारे सर आंखों पर। अभी हमारा समी साहिबा, हमारा जो है वो बज़ल राउंड है, शॉर्टेस्ट बज़ल राउंड है। बस आपने एक जुमले में इसका जवाब देना है। ये बताइए कि समी कौन है? सम्मी दीन एक ऐसी आम सी लड़की थी जिसको रियासती जबर ने आज इतना मजबूत बनाया कि वो लड़की शायद अपने स्कूल के लोगों के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर सकती थी। आज वो हज़ारों लोगों के सामने बैठती है, वो बात कर सकती है, वो आंखों में आंखें डालकर वो बहादुरी से बात करती है। तो मैं समझती हूँ कि ये रियासती जबर है और इस चीज़ के साथ साथ रियासत ने हमारी वो तरबियत की है जो शायद हम एक आम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते तो हमें हमारी उस तरीके से तरबियत नहीं होती। जो मुज़ाहमत का रास्ता हमने अपनाया है वो इस रियासत की जबर और इस रियासत के जुल्म ने हमें इस तरीके से मजबूत बनाया है। और मैं बस आखिरी मेरे जुमले हैं कि अगर ये रियासत मज़ीद सम्मी और महरंग नहीं बनाना चाहती है तो ये जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं इनके प्यारों को लौटा दे। कोई सम्मी अपने मर्जी से सम्मी नहीं बनती, कोई महरंग अपनी मर्जी से आपने एक जुमले में जवाब देना। सम्मी का क्या ख्वाब है? एक जुमले में ही जवाब देना। एक ऐसा टेरिटरी जहाँ पर जबरी गुमशुदगियाँ ना हो, लोग अपने प्यारों से बिछड़े ना। सरदार अकबर बुगटी, नवाब अकबर बुगटी जी, इनके बारे में एक जुमला। वो बलूचिस्तान के हमारे कायद थे। वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो एक डिक्टेटर थे जिन्होंने हमारे पूरे जो है सूबे को आग में लपेट लिया। मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, उस यूथ के लिए क्या पैगाम है? चूँकि आप खुद एक यूथ हैं, एक यंगस्टर हैं, तो यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे, यूनिवर्सिटी के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को या बड़ों को, कि इस पाकिस्तान के लिए आप आगे कैसे बढ़ें, क्या मेहनत करें, अज़्म व हिम्मत की मिसाल कैसे बनें? जी, सिर्फ एक ही जुमले में मैं कहूँगी कि दुनिया में किसी भी होने वाले नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ उठें और आवाज़ उठाएं, उसको कभी भी कबूल ना करें, उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करें। समी दीन बलोच, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम यहाँ पर हाज़िर हुए, इनसे सवालात किए, इनका जो विज़न है, जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपके सामने रखा। आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में, अगले व्लॉग में आपसे मिलते हैं। तब तक इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।